नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रैडो में। और आज मैं पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ। आशा करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे दोस्तों। तो इसको हम पहले फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। बस। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आदिकाल के ऐसे प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है जो विभिन्न वर्षों में हर बार यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य में बन के आए दोस्तों। जो इस प्रश्नावली में हर प्रश्न होगा वो हर परीक्षाओं में बना हुआ है, चाहे वो 2004 हो, चाहे 2010 हो, 2008 हो। तो ये वो प्रश्न है दोस्तों जो चुन के रखे गए हैं दोस्तों। तो यकीनन अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपको अपनी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा करना है एक काम। पहले आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और एक करेंगे प्यारा सा कॉमेंट दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो उसमें क्या बनता है। तो पहला प्रश्न क्या है इसमें, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीर्तिलता किसकी रचना है। कीर्तिलता दोस्तों विद्यापति की रचना है। विद्यापति का जो कार्यकाल था 1350 से 1450 के समथिंग माना जाता है कार्यकाल। और कीर्तिलता में जो विद्यापति की भाषा है अवहट है, अपभ्रंश है, मैथिली है या ब्रज है। तो दोस्तों कई पुस्तकों में इसकी भाषा को क्या दिखा देते हैं, अपभ्रंश, जो कि माना गया है गलत। इसकी भाषा है अवहट दोस्तों। क्या है इसकी भाषा, अवहट है। इसकी भाषा को माना गया है अवहट। और अवहट क्यों माना गया है, इसका भी एक रीजन है दोस्तों। विद्यापति ने अपनी भाषा को लिए क्या बोला था दोस्तों, अवहट का प्रयोग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, अपनी भाषा के लिए किसका प्रयोग किया हुआ है, अवहट का प्रयोग किया था। और साथ में एक और चीज भी इन्होंने बोली थी, इन्होंने अपनी कीर्तिलता को कहानी बोला है दोस्तों। क्या बोला था दोस्तों, विद्यापति ने अपनी स्वयं की भाषा को तो अवहट बोला था इसमें, और स्वयं ने इस रचना को कीर्तिलता को क्या बोला है, कहानी बोला है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना करी है दोस्तों। किस में रचना करी है, अवहट भाषा में रचना करी है। तो देखो अमीर खुसरो खड़ी बोली के जन्मदाता था एक प्रकार से। हिंदी में खड़ी बोली का शुरुआत किसने करी थी, तो अमीर खुसरो ने करी थी। और वहीं पे देखो कुतुबुन यहाँ के हैं नहीं, कुतुबुन की तो मरकावती है, तो मरकावती का तो यहाँ कोई संबंध हुआ नहीं, वो भक्ति काल की रचना है। और मंजन भी कौन थे दोस्तों, सूफी हैं ये, तो ये भी यहाँ है नहीं। तो हम बात करते हैं बच्चे कौन, अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना करी थी, तो अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी दोस्तों, संदेश रासक। कौन सी पुस्तक थी वो, संदेश रासक। विक्रमपुर की वियोगनी की विरह कथा थी इसमें, विक्रमपुर की वियोगनी की विरह कथा थी। इसका कार्यकाल जो माना गया था संदेश रासक का 12वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया था। अब्दुल रहमान को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना था दोस्तों। और अब्दुल रहमान की एक और खासियत बात है, पहले मुस्लिम जिन्होंने हिंदी में रचना करी थी, माफी चाहूंगा, पहले मुस्लिम जिन्होंने हिंदी में क्या करी थी दोस्तों, रचना करी थी। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, आलाखंड। आलाखंड किस ऋतु में गाया जाने वाला है। आलाखंड को दोस्तों क्या कहते हैं, परमाल रासो। क्या दोस्तों, परमाल रासो। परमाल रासो किसकी है दोस्तों, जगनिक की है। किसकी है दोस्तों, जगनिक की है। तो ग्रीष्म ऋतु में गाई जाती है, शरद ऋतु में, वसंत में, वर्षा ऋतु में। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, वर्षा ऋतु। क्या है इसका सही आंसर, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न आ रहा है चौथा प्रश्न, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो देखो पहला क्या है, खुमान रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है बिसलदेव रासो। अब देखो इधर देख लेते हैं, और इधर देखो डी में क्या देर का इन्होंने, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल और जगनिक। अब एक चीज बताओ, पृथ्वीराज हमें पता है कि चंद्रवरदाई की रचना है दोस्तों। तो हम इसमें चेक करेंगे कि डी का 4 कहां बना हुआ है। देखो हमें मिल गया बी वाला ऑप्शन। क्या मिल गया, देखो हमें बी वाला। लेकिन हम इसमें देखेंगे बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो ने क्या लिखी थी दोस्तों, बीसलदेव रासो किसकी है, देखो नरपति नाल की। तो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं सी को भी। तो सी का इसमें क्या दिखा रहा है, देखो दोस्तों कहाँ गया अपना डी वाला, 5। एक मिनट, डी का क्या दिखा रहा है, 5। और खुमान रासो दलपति जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। खुमान रासो किसकी थे दोस्तों, दलपत विजय की है। तो फर्स्ट का सी देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट का सी देखो क्या बन रहा है, ए वाला बन रहा है। और बी में परमाल रासो का देखो जगनिक, सही आंसर। सी का देखते हैं बिसलदेव रासो का नरपति नाल, और डी का ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अभिनव जयदेव, क्या दोस्तों, अभिनव जयदेव किसने संबोधित किया था दोस्तों, किसको दोस्तों,
अभिनव जयदेव आदिकाल को। देखो कितना प्यारा प्रश्न आ गया। इसमें देखेंगे हम, देखो विद्यापति जगनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। माफी चाहूंगा मैंने प्रश्न को दोस्तों गलत पढ़ लिया है। क्या था प्रश्न, दोबारा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। अभिनव जयदेव की इन्होंने उपाधि धारण करी थी चंद्रबंधताई ने, विद्यापति ने, पुष्पदंत ने, जगनिक ने। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या है, विद्यापति। चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया। किन रचनाकारों की भाषा को क्या कहा गया दोस्तों, संधा भाषा कहा गया। तो सिद्ध, बौद्ध सिद्धों की, रासक परंपरा के कवि की, संत कवि की, जैन मुनि की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों, ए। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 7वां प्रश्न देखो, इन रचनाकारों को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा आया था। तो हमने देखा चर्या पद, देखो चर्या पद किसकी है, देखो सबरपा की है। किसकी है दोस्तों, सबरपा की चर्या पद है। और संतों की भाषा कैसी थी, सिद्धों की भाषा संधा भाषा थी। सिद्धों की भाषा क्या थी, संधा भाषा। तो बी का सी चेक कर लेते हैं हम, किसमें, बी का सी हमें मिल गया सी वाली लाइन में। तो ए का क्या होता है, देखो विजयपाल रासो अपभ्रंश की है, चर्या इसकी है। सी का फोर विद्यापति की पदावली किसमें है, देखो मैथिली में है। और पृथ्वीराज रासो की कैसी भाषा है, हिंदी भी भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 8वां। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना गया है। किसका, देखो हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश अवस्था से, या पाली से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अगला प्रश्न आ रहा है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। दोस्तों क्या, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, या सोमप्रभ सूरी। तो दोस्तों अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, तो इसमें आप बताएंगे बी इसका राइट आंसर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है, स्वयंभू। स्वयंभू ने क्या लिखी थी, पौमचर्यू, पौमचर्यू राम काव्य। इसीलिए इनको हिंदी का आदिकाल का या हिंदी का वाल्मीकि भी बोला जाता है, डॉक्टर भयाणी ने बोला था। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, या पद्मावत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। किसकी थी दोस्तों, चंद्रप्रदाय की। और रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम महाकवि भी बोला है, और उनके ग्रंथ को अप्रमाणिक भी घोषित किया है, और साथ में इसको क्या बोला है, प्रथम महाकाव्य भी बोला है दोस्तों। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्राय किस भाषा का प्रयोग होता है, पिंगल, डिंगल, बुंदेली, या प्राकृत। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डिंगल। डिंगल का कोड होता है डिंगल का डर। क्या होता है दोस्तों, डिंगल का डर। डिंगल शैली में दोस्तों क्या बोल रहा है, डिंगल के डर से मैंने क्या बताना है आपको, देखो डर, DAR। जब अपभ्रंश में, किसमें, अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ जाए तो कैसी शैली बनती है, डिंगल शैली। और वहीं पे पिंगल का कोड क्या होता है, देखो पिंगल का कोड होता है, पिंगल का होता है PAB, पब। पिंगल का क्या होता है, पब। जब अपभ्रंश में ब्रज जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी, पिंगल शैली बन जाएगी दोस्तों। तो जो भी वीर रस की रचनाएं होती थी, किस भाषा का प्रयोग होता था, उसमें डिंगल का ही प्रयोग होता था। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, 12वां प्रश्न आ रहा है, शब्द अनुशासन के लेखक। शब्द अनुशासन के लेखक कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र सरहपाद, या स्वयंभू। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, हेमचंद्र। हेम सिद्ध हेम, इनने क्या लिखा था, सिद्ध हेम शब्द अनुशासन। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां, खालिक बारी। क्या प्रश्न आ रहा है दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की, खालिक खलक की, रहीम की, अकबर की। तो अमीर खुसरो की। दोस्तों व्याकरण ग्रंथ था ये, व्याकरण ग्रंथ था। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के पुत्र को व्याकरण समझाने के लिए ही ये लिखा गया था। इनमें कौन सा युग्म असंगत है, सॉरी संगत। देखो ये बहुत जरूरी होता है, संगत है असंगत, इस चीज को समझना। सारी चीज पढ़ लेते हैं और बाद में पता चलता है कि प्रश्न में तो नहीं बोला था। तो असंगत है, बीसल देव रासो, नरपति नाल, कुमार रासो जगनिक,
विजयपाल रासो, चंद्रबरदाई, परमाल रासो, दलपत विजय। तो दोस्तों हमें पता है कि परमाल रासो किसने लिखी है, जगनिक ने लिखी है। खुमार रासो दलपत विजय ने लिखी है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। विजयपाल रासो किसने लिखी है, विजयपाल लिखी है नल सिंह नाल की है। तो बीसल देव रासो किसकी है, देखो बीसल देव रासो लिखी है नरपति नाल। देखो विजयपाल रासो नल सिंह नाल की है और बीसल देव रासो नरपति नाल की है, याद रखना इस चीज को। अगला चलते हैं प्रश्न किसकी तरफ, 15वें की तरफ। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है, हरियाणवी से, अवधी से, मैथिली से, राजस्थानी। डिंगल का डर, डर अपभ्रंश में राजस्थानी जुड़ेगी तो राजस्थानी साहित्य से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो कौन सा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों 16वां क्वेश्चन। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी थी, तो गारसदा तासी ने, राम नारायण दुगड़ ने, रामचंद्र शुक्ल ने या हरप्रसाद शास्त्री ने। तो हरप्रसाद शास्त्री ने तो राजयश से मानी है और राजस्यु से मानी है गारसदा तासी ने। रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी है, रसायन से मानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यार सा कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए भरतेश्वर बाहुबली, इसमें लिखा हुआ है भरतेश्वर बाहुबली, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। बी ऑप्शन देखो क्या बन रहा है, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, भरतेश्वर बाहुबली। तो दोस्तों इसमें एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं छोटा सा, देखो इधर आ जाता है। भरतेश्वर बाहुबली की रचना कब है, 1184। स्थूलीभद्र रास 1209, नेमिनाथ रास ये है आपका 1221 और संगीत रत्नाकर इसके मुझे सन याद नहीं है तो इसका मिलता भी नहीं है वैसे तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, देखो 17 का आंसर क्या हो गया, इसमें 17 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। 17 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। दोस्तों क्या बन रहा क्वेश्चन कि कौन किस शताब्दी के कवि थे, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं उस कंफ्यूजन को तुम्हारा सारा क्लियर कर दूंगा दोस्तों यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसका छोटा सा रीजन है दोस्तों, उसमें छोटा सा रीजन क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। इसमें देखो पहला प्रश्न नेमिनाथ रास में मैंने आपको बताया था 1213 सॉरी और 1221 बोला था मैंने। स्थूलीभद्र रास का सन मैंने आपको क्या बताया था, स्थूलीभद्र रास आपकी है 1200, स्थूलीभद्र रास का मैं एक मिनट सन बता देता हूँ आपको 1209 और 1213। नेमिनाथ रास वैसे 1213 की है, कितनी है दोस्तों 1213 की है, 1221 बोला था मैंने 1213 की, माफी चाहूंगा। पुष्पदंत की रचना या इनका जो कार्यकाल माना गया पुष्पदंत का, देखो दोस्तों 10वीं शताब्दी माना गया है। क्या माना गया दोस्तों, 10वीं शताब्दी माना गया। इधर देखो पुष्पदंत को हिंदी में आदिकाल का प्रथम कवि है, हिंदी का प्रथम कवि पता किसने बोला था, शिव सिंह सेंगर ने। किसने बोला था, शिव सिंह सेंगर ने। और शिव सिंह सेंगर ने जो इसका कार्यकाल बताया था ना वो बताया था 7वीं सदी। कौन सा बताया था दोस्तों, 7वीं सदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या तो बताया था 9वीं सदी बताया था। और इसका सर्वमान्य क्या माना गया 10वीं शताब्दी। आगे बढ़ जाते हैं 1900%। देखो रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। कुलवय माला कथा। दोस्तों क्या है, देखो दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, कुलवय माला कथा। कुलवय माला कथा कब की है, 9वीं सदी की है, नहीं है। कुलवय माला की क्या सन है, 9वीं सदी है। राउलवेल 10वीं सदी की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की है। और वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की है। तो हमें तो पहले में ही आंसर मिल गया भाई, पहले में क्या मिल गया, हमें इसका आंसर मिल गया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए। राइट आंसर क्या हो गया ए। कुलवय नहीं माला 9वीं सदी की है, राउलवेल 10वीं सदी की है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की है और वर्ण रत्नाकर आपकी 14वीं सदी की है। तो कुलवय माला कथा किसकी है दोस्तों, उद्यतन सूरी की। और राउलवेल किसकी है, रोडा कवि की। और राउलवेल की एक और खासियत है, इसमें हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ माना जाता है दोस्तों। नक्सिक मतलब नाखून से लेकर सर तक की जब वर्णन की जाए तो तब जाके वो क्या कहलाती है, नक्सिक परंपरा कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है दोस्तों, ये 14वीं शताब्दी की थी। कौन सी है दोस्तों, 14वीं
14वीं शताब्दी का था और ये क्या है वर्ण रत्नाकर अपना शब्दकोश है, ठीक है। और मैंने वर्ण रत्नाकर के बारे में आपको बताई थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपकी दामोदर शर्मा की 12वीं सदी की है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला बढ़ते हैं प्रश्न 20वें की तरफ। 20वां प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखो अब्दुल रहमान का अभी मैं बता के आया हूं, संदेश रासक, स्वयंभू का मैंने आपको बता दिया है, पौमचर्यू, पुष्पदंत का मैंने आपको बता दिया था, सब रपा की मैंने बताई रही, क्या चर्यापद है ना, पुष्पदंत। देखो राउलवेल किसकी थी, रोडा कवि की थी और 10वीं शताब्दी की थी, तो बचा महापुराण। ये सारी मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो देखो ए का इसमें देखते हैं बी का कहां बना हुआ है, ए का बी हमें बी वाले में मिल गया, और देखो बी का क्या है सी, तो बी का 3 हमें मिल गया, सी का क्या बोला है ए भी हमें मिल गया, और डी का 5 ये भी हमें मिल गया। देखो ये वाला आंसर सही हो गया, तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके साथ सुमेलित या उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर, देखो दोस्तों अभी मैं आपको बता के गया हूं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, तो दामोदर भट्ट, नरपति नाल और रोड कवि। तो रोड कवि की राउलवेल पढ़ लेते हैं। नरपति नाल ने विशल देव रासु लिखी है। दामोदर भट्ट, अब देखो ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट बचे हुए हैं, तो दामोदर भट्ट की क्या है वर्ण रत्नाकर, आपकी किस केस में वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। अब देखो दामोदर भट्ट बच गया और खुमान रासु बच गया और उक्ति व्यक्ति प्रकरण बच गया। तो दामोदर भट्ट की कौन सी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो देखते हैं भाई पहले का चौथा किसमें बना हुआ है, पहले में बना हुआ है, बी का बी बना हुआ है, देखो इधर सी का मैंने बोल लगा सी बनने का है, डी का ए बोलेगा, तो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों किसकी तरफ चल रहे हैं, 22वें प्रश्न की तरफ। गौरव बानी के संपादन, तो भैया पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने करे थे। गौरव बानी के 14 ग्रंथ इसमें समाहित थे, और पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी में प्रथम डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये उक्ति किसकी है दोस्तों, 23वें नंबर की उक्ति किसकी है, अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल, रहीम। तो इसका आंसर क्या है, अमीर खुसरो। देखो कबीर की तो होनी है नहीं कायदे से, क्योंकि कबीर तो हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं, और भक्ति काल में सारे क्वेश्चन कौन से हैं, आदिकाल के हैं। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः मुकरियों का संकलन है, मनोरंजन परक है, हिंदी फारसी शब्दकोश है। देखो मैंने बोला था ना एक प्रकार से व्याकरण टाइप का था, ये सिकंदर लोदी के पुत्र को सिखाने के लिए बनाया गया था दोस्तों, किसने, अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन बनाते हैं 25वां क्वेश्चन। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा, देखो दोस्तों जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना था। विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा का संबंध के रूपक माना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, शिव प्रसाद सिंह ने, या रामवृक्ष बैनीपुरी ने। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावली की जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना था। अगला क्वेश्चन है 26वां। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित में कवियों में किस पर पड़ा था, स्वयंभू पर, घाघ भंडी पर, भंडरी पर, गोरखनाथ पर, और अदमाण मतलब इसका मतलब क्या है, देखो ये दोस्तों वही है अब्दुल रहमान, गोरखनाथ पर पड़ता। देखो नाथ पंथ के या नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे ये। और हठ योग का मतलब देखो, तो हठ का मतलब क्या था, हठ का मतलब होता है सूर्य, और ठौ का मतलब है चंद्रमा। मतलब हठ मतलब क्या होता है कि एक बार ये भगवत भजन में इतने लीन हो जाते हैं कि खाना वाना भूल जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और ये सुबह तक मतलब जब तक सूर्य की किरणें इन पे तक नहीं पहुंचती है तब तक ये अपने उसमें ही लीन हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि सूर्य भट्ट जो ये थे अपने कौन, क्या नाम इनका, गोरखनाथ हठ योग, वो निम्बारकाचारी, सॉरी वो निम्बारकाचारी थे, जो मैंने कहानी तुम्हें बता रहा हूँ, माफी चाहूंगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, हठ योग में हठ सूर्य और चंद्रमा के सहयोग से क्या थी, मोक्ष की प्राप्ति करना था दोस्तों, महासुख की प्राप्ति थी इसमें गोरखनाथ में। अगला वो जो क्वेश्चन, वो जो मैं तुम्हें बताता हूँ, निम्बारकाचार्य था दोस्तों। निम्बार्क मतलब नीम के पत्तों पर सूर्य के या भगवान के दर्शन कराने वाले को निम्बारकाचार्य बोला था। माफी चाहूंगा, पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है, स्वयंभू पर, घाघ भंडी पर, और गोरखनाथ पर, अधमाण पर। मतलब इनका नाम क्या था, मैं ये वो हैं आपके अब्दुल रहमान।
गौरवनाथ इसका राइट आंसर है। काल के अनुसार निम्नलिखित, दोस्तों क्योंकि ये ऐसा है ना, देखो ये भी प्रैक्टिस मैं खुद भी लगा रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब थोड़ा बहुत मैं तुम्हें अगर सीधे इनके आंसर बोलूंगा तो एक मजा नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा होगा, यकीनन आपको सही लग रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात अलग है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो यकीनन आपको इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर देखने को मिल रही होगी दोस्तों। अब बोल रहा है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों। तो खुमान रास हो, बीसल देव रास हो, चंदनबाला रास और पहुमचर्यू। तो देखो पहुमचर्यू देखो किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है, और स्वयंभू का कार्यकाल देखो क्या था, 783 दोस्तों। तो 783 है। और चंदनबाला रास किसकी है, देखो चंदनबाला रास लिखी है दोस्तों आसूग ने। किसने लिखी थी, आसूग ने लिखी थी चंदनबाला रास। और इसने इनके एक और थी चंदनबाला रास और जीव दया नाम से इनकी कुछ एक और है। चंदनबाला रास का जो समय है वो है 1200। क्या है दोस्तों, चंदनबाला रास का समय जो है वो कितना है दोस्तों, 1200 है। और अब हम देखो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बात और अच्छे तरीके से। चंदनबाला रास जो है 1200 की थी, 35 छंदों का खंड काव्य है। जीव दया रास भी आसू कवि ने लिखी थी, जैन कवि है आसू। अब हमें पता है कि खुमान रास 9वीं सदी का है, बीसल देव रास 1212 का है, चंदनवाला रास 12 का है, और पहुमचर्यू कब का है, पहुमचर्यू है आपकी 783 के समय पे। तो सबसे पहले देखोगे पहुमचर्यू सबसे पहले देखेंगे पहले में कहाँ बना पड़ा है। पहुमचर्यू रहा खुमान रास 9वीं सदी 1212। वैसे 1212 जो है ना ये संवत होता है, 1212 संवत होता है, ये 1155 के समथिंग निकल रहा होता है दोस्तों, ठीक है। तो तीसरे में क्या गया, बिसल देव रास, चौथे में आ गया चंदनबाला रास। तो आंसर हो गया इसका सी, सही राइट आंसर। अगला प्रश्न आ रहा है 28वां, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय देखो क्या है दोस्तों, प्रेम काव्य, व्याकरण और ये पुराण भक्ति काव्य। तो उसका राइट आंसर है व्याकरण ग्रंथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका था दोस्तों, अभी हम आपको बता के गए हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है, दामोदर शर्मा का था, और ये 12वीं सदी का लिखा हुआ दोस्तों, है ना। और व्याकरण संबंधित इसमें दिया हुआ है। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर भी प्रकाश डाला गया। ये लाइन मुझे याद आ गई है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो दामोदर शर्मा ने लिखी है 1200 सदी में या 12वीं सदी में, 1200 सदी नहीं 12वीं सदी में, उसमें बनारस के आसपास के प्रदेशों का भी साहित्य और संस्कृति चित्रण किया गया है। अब करते हैं 29वां प्रश्न। देखो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है दोस्तों, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरहप्पा का देखो कार्यकाल क्या माना गया है, 769। दूसरे में देखो सबरपा का क्या हुआ, 780। तीसरे पर आ रहा है स्वयंभू 783। हेमचंद्र का क्या है दोस्तों, हेमचंद्र का दोस्तों क्या होता है, हेमचंद्र का कार्यकाल माना गया है 1088। कितना माना गया दोस्तों, 1088। तो मतलब 8वीं सदी में कौन शामिल नहीं है, हेमचंद्र आपका शामिल नहीं है। प्रश्न है 30वां प्रश्न है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, ज्ञानेश्वरी, कीर्तिलता। तो दोस्तों मैथिली का है वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की है। कितनी सदी की है दोस्तों, 14वीं सदी की है। और किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। किसकी है दोस्तों, ज्योतिश्वर ठाकुर की लिखी गई है। अगला प्रश्न आ रहा है 31वां, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था, राहुल शंकरत्यान ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था दोस्तों, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। यह थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों मैं किसकी तरफ जाना चाहूंगा, मैं जाना चाहूंगा हरप्रसाद शास्त्री की, क्योंकि जैसे ही मैंने प्रबोध चंद्र बागची को अंडरलाइन किया तो मेरा ध्यान किस में चले गया, हरप्रसाद शास्त्री में। और मेरा जैसे ही ध्यान हरप्रसाद शास्त्री में गया तो मेरे पेन, मेरी कलम प्रबोध चंद्र बागची अपने आप उठकर कहां चले गई है, हरप्रसाद शास्त्री में। क्योंकि बौद्ध और गान और दोहा किसने किया था, हरप्रसाद शास्त्री। क्योंकि ये कहां गए थे, नेपाल गए थे, और नेपाल से इन्होंने सरकारी पुस्तकालय से क्या ढूंढा था, बौद्ध गान और दोहा ढूंढा था दोस्तों। हरप्रसाद शास्त्री नेपाल यात्रा मुझे याद आया और मैंने इसका सही आंसर फिर कर दिया दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है देखो, दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। दोहा डी से बोलता हूं, ए, डी से बनता है ए, डी से बनता है ए, तो डी से बनता है ए, अपभ्रंश। तो 32 का क्या आंसर है, सी, अपभ्रंश। क्लियर हो गया दोस्तों। अब बोला कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन किसका है,
जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। तो मतलब किसने बोला था कि कबीर से ज्यादा, मतलब क्या कथन है दोस्तों, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। 34वां प्रश्न मिला है, संदेश डहु सबिथ रहू पई मई कणहु न जाई, जे काल गुली मुंद डरू सो बाढ़ ही समझाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार क्या है? संदेश। देखो भाई इसमें शुरू में ही क्या आ गया है? संदेश। और संदेश राशक किसकी थी? अधयमान की या फिर अब्दुल रहमान की। ये दोस्तों एक लघु खंड काव्य है। क्या है दोस्तों? एक लघु खंड काव्य है। और इसकी एक और खासियत थी, विक्रमपुर की वियोगनी की विरह कथा। दोस्तों विक्रमपुर के वियोगनी की विरह कथा है इसमें। और दूसरी चीज 12वीं इसका कार्यकाल समय क्या माना गया था? 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, सॉरी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं सदी के पूर्वार्ध है। और इसमें एक और चीज क्या बोली गई है दोस्तों, अब्दुल रहमान जो है ना, इनकी भाषा को ही विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या बोला है? संक्रांतिकालीन भाषा का है दोस्तों। अब्दुल रहमान की जो संक्रांतिकालीन भाषा बोला है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। अब एक और चीज याद रखना, संदेश राशक पहला धर्मेतर राजग्रंथ भी है दोस्तों। संदेश राशक क्या है? पहला धर्मेतर राजग्रंथ भी है दोस्तों। अगला चलता है 35वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर प्रश्न में मजा आ रहा है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों में मिलाओ। रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन ए क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका। और जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? देखो मधुकर कवि की है। किसकी है? मधुकर कवि की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? देखो चंद्रप्रदाय की है। श्रावकाचार किसकी है? 933 में देवसेन की है। और नैमिनाथ रासो किसकी है? देखो नैमिनाथ राज सुमति गणी की है। सुमति गणी ने क्या लिखा था? 1213 में लिखी गई है। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। तो इसका आंसर देखो जय मयंक जस चंद्रिका, पहले का आंसर देखो बी किसे बनने गया? तो बी में बना हुआ है। बी वाला ऑप्शन देखो, बी का बी और बी का देखो 4 पृथ्वीराज रासो का चंद्रप्रदाय, देखो 4 भी सही है। सी का ए, सी का देखो ए सही है। डी का देखो सी होगा, सही है। तो 20 का राइट आंसर है। अगले में चलते हैं 36वें प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न देखो क्या बनना है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का या रचनाओं का सही अनुक्रम देखो। भरतेश्वर बाहुबली 1184, श्रावकाचार 933, चंदनबाला रास 1200, रेवंत गिरी रास 1231। तो मतलब देखो ये सवाल या ये प्रश्न तुम्हें तभी आएंगे दोस्तों जब तुम्हें इनके सन पता होंगे। तो दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली कितनी की रचना है? 1184 की रचना है। दूसरी है श्रावकाचार 933 की रचना है। चंदनबाला राज दोस्तों 1200 की है। और रेवंत गिरी राज 1231 की है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखो क्या जाएगा, श्रावकाचार सबसे आगे होना चाहिए। तो देखो इसमें देखो श्रावकाचार डी में सबसे आगे लगा हुआ है। भरतेश्वर बाहुबली 1184, उसके बाद देखो चंद्रमाला राज 1200 और रेवंत गिरी राज 1231। तो डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न क्या बनना है, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताओ। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखो। दोहा कोश किसने लिखी है दोस्तों? सरहप्पा ने लिखी है। किसने लिखी थी दोस्तों? सरहप्पा ने लिखी है। दोहा कोश किसने लिखी है? सरहप्पा ने लिखी है। और सरहप्पा का कार्यकाल क्या था? सरहप्पा का कार्यकाल कितना बताया गया है? कट कर देते हैं, 769 माना गया है। दूसरे में देखो, दूसरा ऑप्शन देखो क्या बना पड़ा है, श्रावकाचार। श्रावकाचार कितनी की है? देखो 933 की है। तीसरा ऑप्शन संदेश राशक, ये है 12वीं सदी की। और कीर्ति लता आपकी 14वीं सदी की, विद्यापति की। तो इसका देखो पहला ही आंसर इसका बिल्कुल क्या जा रहा है दोस्तों? सही जा रहा है। 37 का पहला ही आंसर क्या जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे सही जा रहा है। तो 37 का हो गया ए आंसर। 38वें क्वेश्चन में देखो, 38वां क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था दोस्तों? संत मत के अलावा शब्द पद का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? सिद्ध में, जैन में, नाथ में, सखी संप्रदाय में। तो उसका राइट आंसर है नाथ। हालांकि जो संत मत है, संत मत इधर देखेंगे सिद्ध से, सिद्धों का जो था ना, इधर देख लेते हैं। इसमें क्या जाता है आपका, साखी और शब्द, दोहा। और मुझे एक चीज और आती है इसमें कि जो सिद्धों से नहीं, सिद्धों को जो सिद्धों से मिली होती है, संतों को सिद्धों से मिली होती है आपकी वो साखी और शब्द।
कुछ चीज़ें आ रही हों मेरे दिमाग से स्किप हो रही हैं, चलो मैं देख लूँगा, माफ़ी चाहूँगा, अब याद नहीं आया मुझे वो। तो 39वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा प्रश्न चल रहा है? 39वां प्रश्न चलते हैं, पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र देखो, सबसे पहले देखेंगे हम, देखते हैं जो हमें याद है, राजमती बीसलदेव रासो का है, हमें पता लग गया। अब देखते हैं मालवणी जो है आपकी ढोला मारो दुआ की है। नागमती पृथ्वीराज रासो की तो नहीं होनी चाहिए, नागमती पृथ्वीराज रासो की हो सकती है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, देखो क्या बन रहा है, मेरे को भी दिमाग से स्किप हो रहा है। तो देख लेते हैं मालवाणी का तो हम देख लेंगे ढोला मारो दुहा, राजमती का बीसलदेव रासो, और नागमती तो पृथ्वीराज रासो ही है, और चंदा पद्मावत। देख लेते हैं, मैंने ये लगाया हुआ है, देखते हैं। तो डी का आंसर हमें पता है भाई, कंफर्म है 3। तो डी का आंसर देखो, एक तो बना ये वाला 3, एक बना ये वाला 3। अब देखो राजमती सी का है ए, देखो सी का ए यहाँ पे बन गया सही, ए वाले में बन गया सही। बी का देखो 5 बना हुआ है, बी का मैंने क्या लगा रखा है, एक मिनट है, नागमती को मैंने बी ए का है दूसरा, तो देखो मैंने गलत कर दिया था। इसका देख लेते हैं हम, 39 का देखो ए जा रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो मैंने टिक गलत लगा दिया था। चंदा जो है चंदायन का है, नागमती पद्मावत का है, राजमती बीसलदेव रासो का है, और मालवाड़ी ढोला मारूरे दुआ का है। तो इसमें पृथ्वीराज रासो का कुछ भी संबंध नहीं है दोस्तों, पृथ्वीराज को कर देते हैं हम कट। तो चंदा किसमें है, आप नागमती पद्मावत में। अब बढ़ते हैं, तो दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और 39 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।